एक लड़की की बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है। उसके पूरे शरीर को चाकू से छन्नी छन्नी कर दिया जाता है। उसके शरीर पे 56 निशान मिलते हैं चाकू के। उसको चाकू से इतनी बुरी तरीके से जख्मी किया जाता है कि उसकी शक्ल तक पहचान में नहीं आती। और फिर कुछ ही घंटों में, कुछ ही वक्त में ये पता चलता है कि वो लड़की तो जिंदा है। ये केस है शर्बिन का, AKA शेरी का। शेरी की मौत की खबर तब आती है जब वो अपने घर से ये कह के निकलती है कि वो अपने एक्स हस्बैंड के घर जा रही है। नॉर्मली जब भी, चाहे इंडिया हो या चाहे बाहर की कोई भी कंट्री हो, अगर किसी औरत की या अगर किसी आदमी की भी मौत की खबर आती है जो कि शादीशुदा हो, तो सबसे पहले उनके पार्टनर्स पे यानी उनके स्पाउसेस पे शक जाता है कि ज़रूर उनके, अगर लड़की है तो पति ने और अगर आदमी है तो पत्नी ने मारा होगा। इसलिए ही जब शायद शेरी की मौत की खबर बाहर आती है तो सबसे पहले उनके एक्स हस्बैंड पे शक जाता है, जिनका नाम होता है रोवन। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने उन पे सबसे पहले इल्ज़ाम लगाया था, सबसे पहले उन पे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था। जैसे ही शेरी की मृत बॉडी मिलती है वैसे ही लोग रोवन पे शक करने लग जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उसे धमकाने लग जाते हैं, उसको ऐसे ऐसे टेक्स्ट भेजने लग जाते हैं, मैसेज भेजने लग जाते हैं कि तुमने ही उसकी हत्या करी है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें मार देंगे। रोवन इतना ज़्यादा डर जाता है अपनी खुद की सेफ्टी के लिए कि वो खुद जाके पुलिस से बोलते हैं कि चलो आप मुझसे सवाल जवाब कर लो और आप मेरी भी मदद करो। पर यह वाक़या चालू कहाँ से हुआ? ये केस चालू होता है जब शर्बिन AKA शेरी अपने घर वालों को ये कहती हैं कि वो अपने एक्स हस्बैंड रोवन से मिलने जा रही हैं। वो अपने घर से जल्दी निकल जाती हैं, पर रात के 8-9 बजे के करीब वो अपने घर वालों के फ़ोन उठाना बंद कर देती हैं। बहुत देर तक जब उनके घर वाले उन्हें बार बार कॉल करते हैं और शेरी कॉल ही नहीं उठाती, उनके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनकी बेटी के साथ कुछ हो गया है, क्योंकि वो अपने एक्स हस्बैंड से जा रही थी जो एनीवेज उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं थे। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें ये शक आया था कि उनकी बेटी मर चुकी है या उनके साथ कुछ गलत हो चुका है, पर हाँ उन्हें लगा था कि शायद वो किसी लड़ाई में फंस गई है या उनके साथ कुछ तो अजीब या बुरा हो रहा है। जब बहुत देर हो जाती है, उनकी बेटी कॉल नहीं उठाती, तो वो अपनी गाड़ी उठाते हैं और वो शेरी के एक्स हस्बैंड के घर के रास्ते में ड्राइव करने लग जाते हैं, इस उम्मीद में कि वो रोवन के घर जाएंगे तो उन्हें उनकी बेटी मिल ही जाएगी। मगर उन्हें रोवन के घर जाने से पहले ही उनकी बेटी मिल जाती है, मगर जिंदा नहीं, मरी हुई। शेरी के फादर जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो उन्हें रोवन के घर से कुछ किलोमीटर दूर शेरी की गाड़ी खड़ी हुई मिलती है। जब शेरी के पेरेंट्स दूर से ड्राइव करते हुए आ रहे होते हैं तो मर्सिडीज को देख के, जो उनकी बेटी के पास भी थी, उन्हें शक तो होता है कि शायद ये उन्हीं की बेटी की गाड़ी है, बट वो एकदम से उस चीज़ को समझ नहीं पाते। पर जैसे उनका ध्यान नंबर प्लेट पे जाता है वो समझ जाते हैं कि ये गाड़ी शेरी की ही है। पर वो ये नहीं समझ पाते कि शेरी की गाड़ी बीचों बीच किसी और के घर के आगे क्यों रुकी हुई है, क्योंकि रोवन के घर पे तो अभी भी जाने में टाइम था। फिर भी उनको लगता है कि शायद वो गाड़ी में सो गई होगी या वो परेशान होगी, इसलिए उसने गाड़ी रोक ली होगी, या वो फ़ोन पे बात कर रही होगी, या कुछ तो होगा और उनकी बेटी अब मिल चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ होकर अपनी गाड़ी से उतरते हैं, मगर 2 सेकंड के अंदर अंदर ही उनका ये सारा सुख चैन छिन जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की गाड़ी में फ्रंट सीट पे नहीं बल्कि बैक सीट पे शेरी लेटी हुई दिखती है। और शेरी के ऊपर एक ऐसी जैकेट होती है जो उनका चेहरा और उनको पूरी तरीके से कवर कर रही होती है, बस उनका बैक साइड, उनके बाल, थोड़ा सा ये सब दिख रहा होता है। शेरी के पिता गाड़ी पे जोर जोर से हाथ मारने लग जाते हैं इस उम्मीद में कि अगर शेरी सो रही है तो वो उठ जाएगी, पर शेरी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती और तब उनके पिता की हार्ट बीट तेज होने लगती है। अब यहाँ तक ये बात तो पता चली ही गई थी कि शेरी के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, कहीं उनकी तबीयत खराब हो गई है या वो बेहोश हो गई है, कुछ तो उनके साथ गलत हो रहा है, पर हुआ क्या है ये पता ही नहीं था, क्योंकि गाड़ी अंदर से लॉक थी। पर जब उन्होंने गाड़ी में झांक के देखा तो गाड़ी की चाबी गाड़ी में लगी ही नहीं थी। शेरी के माता पिता जोर जोर से चीखने लग जाते हैं और वहाँ पे रहने वाले लोग पहले तो गुस्से में बाहर आते हैं, पर जब वो देखते हैं कि शेरी के माता पिता इतने ज़्यादा बुरी हालत में हैं तो वो धीरे धीरे हालात की सीरियसनेस को समझते हैं और उनके पेरेंट्स की हेल्प करने लग जाते हैं। वहाँ पे पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस जल्द से जल्द आके उस गाड़ी को खोलती है, और जैसे ही वो उस गाड़ी को खोलती है तो उन्हें पता चलता है कि अंदर शेरी मौजूद तो है पर वो जिंदा नहीं है। जब शेरी की लाश को गाड़ी से निकाला जा रहा था ना, तो कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई और उन्होंने शेरी के पेरेंट्स को दूर कर दिया, उनके आगे आके खड़े हो गए कि उनको दिखे ना कि उनकी बेटी की लाश किस हालत में है, या उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाए अपने आप को थोड़ा सा मतलब समझाने के लिए या खुद को संभालने के लिए। पुलिस ने जब शेरी की लाश को निकाला ना, वो खुद इतने ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उस शरीर पे इतने ज़्यादा घाव थे, ऐसे घाव थे जो चाकू से बहुत बेरहमी से किसी को मारने पर मिलते हैं, कि पुलिस वालों को भी धक्का लगा ये देख के।
शेरी का चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था क्योंकि काफ़ी घाव उनके चेहरे पे थे, जिसकी वजह से उनका पूरा फेशियल स्ट्रक्चर बिगड़ चुका था। अब जैसे ये सब हो रहा था ना कि पुलिस वाले बॉडी को निकाल रहे हैं, सबूत देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं, हालात को समझ रहे हैं, शेरी के जो घर वाले थे चीखते चीखते रोते रोते शेरी के एक्स हस्बैंड का नाम लिए जा रहे थे कि ये सब रोवन ने करा है, उसको अरेस्ट करो, वो हमारी बेटी को वैसे ही मारना चाहता था। मतलब उसके घर वाले पूरे एलिगेशंस लगा रहे थे। अब ये जो जहाँ जर्मनी की जिस इलाके की ये बात है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते ना हो या लोग एक दूसरे की लाइफ से फेमिलियर ना हो। तो सब जानते थे कि शेरी कौन है, शेरी का एक्स हस्बैंड कौन है, शेरी के पेरेंट्स कौन है। और बहुत जल्द जैसे ही बॉडी मिली उसी वक्त मतलब मान लो आधे एक घंटे के अंदर अंदर ही रोवन को मैसेजेस आने लग गए, टेक्स्ट आने लग गए, कॉल्स आने लग गए। और ऐसा नहीं कि कोई उसे बता रहा हो कि तुम्हारी एक्स वाइफ ऐसे मर चुकी है और उनकी लाश मिली है। सब उन्हें धमका रहे थे, सब उनको डरा रहे थे कि हमें पता है कि तुमने करा है और अब तुम्हें देखो पुलिस आके पकड़ेगी, हम पुलिस को भेज रहे हैं, ये है वो है। मतलब सब उनको बहुत बुरी तरीके से इस चीज़ के लिए फ्रेम कर चुके थे बिना ये जाने कि क्या उन्होंने सच में करा है नहीं करा। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर जब तक पुलिस ने भी कोई अपना फैसला नहीं निकाला था या कोई सस्पेक्ट लिस्ट एक निकाली नहीं थी या किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना चालू नहीं करा था, उससे पहले पहले रोवन इतना ज़्यादा डर गए थे अपनी खुद की ही जान को लेके कि वो खुद ही तैयार हो जाते हैं और बहुत कोऑपरेटिवली और वॉलंटरली पुलिस के पास जाते हैं कि प्लीज़ आप मेरे से इंटेरोगेशन कीजिए, मैं भी इस केस की सतह तक जाना चाहता हूँ, पता करना चाहता हूँ कि हुआ क्या। अब ऐसा नहीं है कि रोवन जो थे वो अपनी बीवी से, एक्स वाइफ से, शेरी से प्यार नहीं करते थे, मगर वो शेरी के साथ ऑलमोस्ट 7 सालों से थे और उनकी जो लव स्टोरी थी ना वो भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक ही थी कि वो बस ऐसे चलते फिरते उन्होंने एक दिन शेरी को देखा, शेरी ने उनको देखा और लव एट फर्स्ट साइट हो गया और बहुत ही मैजिकल उनकी कहानी थी। मगर मैजिकल कहानियाँ सिर्फ शायद मूवीज़ में ही होती है क्योंकि अपनी शादी के कुछ ही दिन में, कुछ ही हफ्तों में रोवन समझ चुके थे कि शेरी उनके साथ फेथफुल नहीं थी। शेरी के बहुत ज़्यादा अफेयर्स थे और रोवन से वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। वो बार बार उनसे लड़ती रहती थी, बार बार घर छोड़ के जाने के लिए बहाने ढूंढती रहती थी। बट ये सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं रोवन की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसके बारे में। जैसे ही रोवन को पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है, उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, तो यूजुअली जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन चलती है तो वो कुछ घंटों के लिए होती है, मतलब बहुत इन डेप्थ होती है। पुलिस वाले सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि आप उस दिन कहाँ थे, पुलिस वाले ये भी जानना चाहते हैं कि आप विक्टिम को या उस इंसान को जो अब मर चुका है या खो चुका है या जो भी उसके साथ हुआ है, जो भी उस केस का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, उस विक्टिम के साथ आपका क्या रिश्ता था, आप कैसे मिले, आप कब मिले, आप लोग कितना बात करते थे। मतलब पुलिस वाले आपकी पूरी साइकी है, जो भी सस्पेक्ट होते हैं उनकी पूरी साइकी को समझना चाहते हैं इस बेसिस पे कि अगर मान लो अगर किसी ने किसी को मारा भी है तो आप उनसे तुरंत सिर्फ उस केस से रिलेटेड सवाल पूछोगे तो हो सकता है वो झूठ बोल दे। पर अगर आप उनसे बहुत पहले से सवाल पूछना चालू करोगे कि अच्छा उस दिन से बताओ जब तुम मिले थे, तो आपको उनके रिश्ते की गहराई, उनके रिश्ते का प्यार, ये सब समझ आ जाएगा। रोवन शेरी के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, अपनी शादी के बारे में पुलिस वालों को बता ही रहे होते हैं कि काफ़ी टाइम बीत चुका होता है, ऑलमोस्ट 4 घंटे हो चुके होते हैं। हर इन्वेस्टिगेशन के वक्त ना अलग अलग तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता है। अगर पुलिस को लगता है कि आपने ही करा है तो वो आपके साथ सख्ताई से, थोड़ा अलग तरीके से पेश आएंगे। मगर अगर उन्हें लगता है कि आप कोऑपरेटिव हो या हो सकता है आपने ना करा हो या अभी भी उनको आपके ऊपर उतना शक ना हो बट फिर भी उनको लगता हो कि हाँ हो सकता है आपने करा हो, तो वो आपसे अलग तरीके का व्यवहार करेंगे। तो क्योंकि शायद रोवन इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव थे या उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि मे बी ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ना करा हो, पुलिस वालों ने उन्हें इंटेरोगेशन के बीच में ब्रेक पे सिगरेट पीने के लिए बाहर जाने दिया। अब बाहर का ये मतलब नहीं कि वो बहुत स्टेशन से दूर चले गए, मतलब बट बालकनी पे, टेरेस पे यहाँ जाने दिया। रोवन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ऑफ कोर्स एक तो आपकी एक्स वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही और दूसरा लोग समझ रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे, लोग आपको धमका रहे हैं, आपको डरा रहे हैं कि वो जानते हैं कि आपने ही करा है और अब वो आपको या तो आपको भी मार डालेंगे या आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। तो मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन है कि कोई भी घबरा जाएगा। रोवन भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वो सिगरेट पी ही रहे होते हैं, कितने में ही एक लेडी ऑफिसर उनके पास आती है और कहती है कि आपकी एक्स वाइफ शेरी मिल चुकी है। रोवन ने समझ नहीं पाते कि मिल चुकी है का क्या मतलब है। मिल तो शेरी कल ही गई थी ना, उनकी लाश तो कल ही बरामद हो गई थी, मिल गई थी। बट फिर जो पुलिस ऑफिसर होती हैं, जो लेडी ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो रोवन को बताती हैं कि शेरी जिंदा है
और वो किसी को कहीं पे दिखी हैं और अब उनको यहाँ पे पुलिस स्टेशन में लाया जा रहा है उनसे बातचीत करने के लिए। अब रोवन ये सुन के खुश भी होते हैं पर उतना ही कंफ्यूज भी होते हैं कि अगर शेरी जिंदा है तो शेरी की गाड़ी में जिस लड़की की लाश मिली वो कौन थी, और शेरी की गाड़ी में लाश आई कैसे। यही सब कंफ्यूजन के बीच में एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होती है कि रोवन सस्पेक्ट नहीं थे, रोवन इनोसेंट थे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि शेरी की बॉडी थी कि नहीं थी, वो किसी और लड़की की लाश थी, शेरी की गाड़ी में वो लाश कैसे आई। वो पूरे क्लूलेस होते हैं एट दिस पॉइंट, और पुलिस इतने ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि कौन कौन कैसे सोच सकता है, और अगर कोई हत्यारा है तो क्या क्या आगे आपसे झूठ बोल सकता है, कब झूठ बोल सकता है, कैसे आपको घुमाने की कोशिश करेगा। तो बट वो रोवन को देख के समझ चुके थे कि वो तो इनोसेंट है, तो वो उसे जाने देते हैं। मगर ऐसा नहीं कि जाने देते हैं कि वो अलाउड है कि वो कहीं भी आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री चले जाए, बस इतना कि वो अपने घर जा सके, रिलैक्स कर सके, अपने आप को संभाल सके। इतने में ही शेरी को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, और अब ये सवाल उठता है कि शेरी की जो गाड़ी में लाश मिली थी वो किसकी थी। ये समझने से पहले कि शेरी की गाड़ी में किस लड़की की लाश मिली थी, हमें ये समझना पड़ेगा कि वो लाश आई कैसे थी और पूरा केस क्या है। और मेरे ख्याल से ये केस तो 21-22 साल पहले ही चालू हो गया था, जब शेरी पैदा ही हुई थी। जब से शेरी पैदा हुई थी ना, जब से छोड़ो, जब वो थोड़ा ऐसी एज में आई थी जब उनमें थोड़ा सा अक्ल आई थी, वो थोड़ा एक खुद की पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करी थी, तब से ही शेरी को ना अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद था। वो चाहती थी कि वो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहे। और जो उनके पेरेंट्स थे ना, वो जर्मनी में भाग के आए थे। शेरी और उनके पेरेंट्स यजीडीज थे, और जहाँ पे वो ओरिजिनली रहते थे, जहाँ से वो ओरिजिनली थे, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कह लो या वहाँ के बुरे हालातों की वजह से उन लोगों को भाग के जर्मनी में आना पड़ा। और क्योंकि वो ऐसी कंडीशन से जर्मनी में आए थे तो ऑफकोर्स उनके पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी एट स्टार्ट। बट शेरी की लाइफ कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं थी कि उनके पास पैसे नहीं थे या उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, सब कुछ था। जो यजीडीज़ होते हैं ना, उनका जो नेचर होता है, उनका जो कल्चर होता है, वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहता है। वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनवायरनमेंट में पाल पोस के बड़ा करना चाहते हैं जहाँ पे वो दुनिया को ज़्यादा एक्सप्लोर ना कर पाए, क्योंकि यजीडीज़ में बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें से एक रूल होता है कि आप सिर्फ एक यजीडी से ही शादी कर सकते हो। और ऐसे ही नहीं कि आप यजीडी किसी भी यजीडी से शादी कर सकते हो, वो आपके क्लास सिस्टम का भी होना चाहिए। और यजीडीज़ में 3 क्लासेस होती हैं। अब मान लो कि क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे या उनके कल्चर में इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट यजीडीज़ में लड़कियों को आई थिंक या लड़कों को, दोनों को ही ऐसे ही पाला जाता था कि उनके कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते थे, रूल्स होते थे जिन्हें आप नहीं तोड़ सकते थे। ठीक है, जब शेरी जर्मनी में आई, उन्होंने अपने आसपास के लोगों को शायद बहुत ज़्यादा खुला जीते हुए देखा, और वो भी शायद वही चाहती थी। बट उनके पेरेंट्स शायद उन्हें इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं देते थे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऐसी ज़िंदगी चुनेंगी जो उन्होंने आगे जाके चुनी, बट ठीक है। अब क्या होता है कि जब शेरी और रोवन मिलते हैं तो लकीली, मतलब ऐसा मान लो एकदम फिल्म की कहानी चल रही है कि वो दोनों ही यजीडीज थे और वो दोनों ही एक ही क्लास सिस्टम में थे। पहले तो शेरी और रोवन सिर्फ डेट कर रहे होते हैं, बट फिर घर वालों को पता चल जाता है शेरी के कि वो एक लड़के से डेट कर रही होती है, और वो दोनों बहुत यंग होते हैं, 19-ish ही होते हैं। बट शेरी के घर वाले कहते हैं कि अगर तुम्हें डेट ही करना है, अगर तुम सेम ही क्लास सिस्टम के हो, तो क्यों ना तुम शादी कर लो। तो रोवन और शेरी शादी कर लेते हैं, और उनकी शादी भी बहुत ज़्यादा यंग एज पे हो जाती है। बट फिर भी स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक जा रहा होता है, पर धीरे धीरे दिक्कतें आने लग जाती है। अब क्या होता है कि शेरी जब सिर्फ 20 साल की होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, मगर शेरी के जो हस्बैंड होते हैं रोवन, इस बात के लिए एकदम पक्के तरीके से श्योर होते हैं कि शेरी के पेट में जो बच्चा है वो रोवन का है ही नहीं। रोवन शेरी के घर वालों को बताते हैं कि आपकी बेटी 3-3 दिन घर पे नहीं आती, मुझसे किसी भी फालतू बात पे लड़ेगी और फिर घर छोड़ के चली जाएगी, और फिर 3 दिन बाद घर आएगी, फिर मुझसे लड़ेगी, फिर 3 दिन के लिए चली जाएगी। और जब भी वो ये सब करती है, उन्हें पता है, रोवन को पता है कि वो कहाँ जाती है। और वो ऐसा नहीं कि अपनी किसी लड़की दोस्त के पास चलेगी, वो बहुत ज़्यादा लड़कों से मिलती थी, वो लड़कों के साथ हैंग आउट करती थी, नाइट स्पेंड करती थी।
रोवन जो कि शेरी के पेरेंट्स की अब तक की सारी बातें मान रहे थे, चाहे वो जल्दी शादी करना हो या चाहे वो कुछ भी हो, एकदम से ही बहुत गुस्से में आ जाते हैं जैसे ही शेरी की प्रेग्नेंट होने की बात बाहर आती है कि मुझे पता है कि बच्चा मेरा नहीं है, ये मेरे नाम पे उस बच्चे को डालना चाह रही है और मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे डिवोर्स चाहिए। अब यजीडीज़ के बारे में मैंने आपको बताया ना कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रिक्ट कल्चर से हैं या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए जो ये डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट ही है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फॉरेन है, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। शेरी के पेरेंट्स रोवन को फोर्स करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर करने लग जाते हैं कि वो उनकी बेटी के साथ डाइवोर्स ना ले, कि वो उनकी बेटी के साथ रुके, मगर रोवन नहीं मानते एंड अल्टीमेटली वो लोग डाइवोर्स कर लेते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि शेरी अपने पति से अलग हो रही होती है और सब कुछ, वो अपने बच्चे को नहीं रखती हैं और कुछ ही महीनों के अंदर ही, कुछ ही टाइम के अंदर ही वो अपने पेरेंट्स के साथ जाके रहने लग जाती हैं, क्योंकि रोवन और उनका मतलब डाइवोर्स हो जाता है। शेरी और रोवन नाम सिर्फ साथ में, मतलब ऐसा नहीं कि वो रहते थे, वो शादीशुदा थे, वो साथ में बिजनेस भी करते थे। रोवन का एक खुद का एक सैलून था जिसके अंदर शेरी भी जाके काम किया करती थी, बट शेरी बहुत कम जाती थी और जो मेन मतलब पूरी चीज़ को देखना, संभालना, काम करना था वो रोवन ही करते थे, मगर फिर भी शेरी उस पर बहुत ज़्यादा हक समझती थी अपना। और ये डिटेल कैसे इस केस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको आगे चल के पता चलेगा। अब कमिंग बैक टू द केस, जितने भी लोग शेरी को जानते हैं वो यही बताते हैं कि शेरी को ना बचपन से अटेंशन, स्पेशली मेल अटेंशन की बहुत ज़्यादा ऐसा समझ लो नीड थी, ज़रूरत थी, शौक था, तो वो ऐसी सिचुएशंस में खुद को डालती थी कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेल अटेंशन मिले। मतलब मान लो अगर वो अपने किसी दोस्त के साथ क्लब में गई हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगी, पर अनजान लड़कों के साथ टाइम स्पेंड करेंगी, उनसे बात करेंगी, उनके पास जाएंगी, उनके साथ घर तक जाने की कोशिश करेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, शेरी और जो भी शेरी के फ्रेंड्स थे, उनका जो फैमिली जहाँ पे भी रहती थी, वो एक ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पे ये क्लब्स वगैरह ये सब ज़्यादा चीज़ें होती भी नहीं थी। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाया। तो ऐसे टाइम पे शेरी कहाँ जाए लड़कों का अटेंशन लेने के लिए, हैंग आउट करने के लिए, तो वहाँ पे जितने भी गैस स्टेशन होते थे वो वहाँ जाके लड़कों के साथ हैंग आउट करती थी। और उस गैस स्टेशन में बहुत सारे लोग आते थे जो कि ऐसे ही लोगों के साथ मिलते थे, झुलते थे, दारू नशे ये सब करते थे, मतलब एक अच्छा क्राउड नहीं था वो। और शेरी उसी बुरे क्राउड में घंटों तक, रातों तक रहती थी, उन लड़कों के साथ नशे करती थी, बातें करती थी, घूमने जाती थी। जबकि ये तब की भी बात है जब वो छोटी थी, ये तब की भी बात है जब वो टीनेजर थी, और ये तब की भी बात है जब वो शादीशुदा थी। शेरी को अपनी शादी से ज्यादा, अपने पति से भी ज्यादा ना अपनी गाड़ी से प्यार था, इसलिए क्योंकि उनकी गाड़ी मर्सिडीज थी और वो ना एक ऐसा लैविश लाइफस्टाइल चाहती थी जहाँ उन्हें कुछ ना करना पड़े लाइफ में, वो बस पार्टी करें, एंजॉय करें, नशे करें, लड़कों के साथ घूमे, सबका अटेंशन उनके पास रहे। और इसलिए क्योंकि उनकी इस लाइफस्टाइल को मतलब सपोर्ट करने वाली या उनकी लाइफस्टाइल की इस इच्छा को ये दिखाने वाली कि वो ऐसा लाइफस्टाइल अचीव कर सकती है, सिर्फ एक ही चीज़ उनके पास थी, वो थी उनकी गाड़ी। अब क्या होता है ना, शेरी जब अपने पति के साथ रहती हैं तब तक तो उनका लाइफस्टाइल, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लड़की 3-3 दिन 4-4 दिन दूर चली जाती थी, वैसा था। तो वो बहुत अय्याशी करती थी, वो बहुत अपने शौकों को पूरा करती थी, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करती थी। मगर जैसे ही वो अपने डिवोर्स के बाद अपने घर आई, उनके पिता ने उनसे उनकी सारी आज़ादी छीन ली, जो कि इस केस में बहुत ज़रूरी भी था। अब जब मैं ये कहती हूँ कि केस में ज़रूरी था, इसलिए नहीं क्योंकि जो आउटकम निकला केस का वो अच्छा था या कुछ, इसलिए क्योंकि शेरी जैसे लोग आज़ादी डिजर्व ही नहीं करते। एंड आई थिंक उन्होंने इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत गलत स्टेप उठाया, जो आगे जाके आपको पता चलेगा। बट उनके पेरेंट को शायद इस चीज़ को किसी और तरीके से हैंडल करना चाहिए था। बट हाँ, शेरी आज़ादी शायद डिजर्व भी नहीं करती थी। अगर आप भी वीडियो में इतनी दूर तक आ चुके हैं, यानी आपको भी ट्रू क्राइम केसेस में उतना ही इंटरेस्ट है जितना मुझे है, और मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने बनाई है आप लोगों को डिटेक्टिव बनने का एक्सपीरियंस देने के लिए, या अपने ट्रू क्राइम के इंटरेस्ट को और अच्छे से लिव करने के लिए। 1 साल पहले मैंने इट्स कॉन्फिडेंशियल बनाया था, एक ऐसी डिटेक्टिव गेमिंग सीरीज जहाँ पे आपको दुनिया भर के अनसॉल्व ट्रू क्राइम केसेस पे बेस्ड केसेस मिलते हैं, और आपका काम बस इतना है कि आप पता करो कि हत्यारा कौन था, उसने ऐसा क्यों करा और कैसे करा। और इसके लिए आपको सारे एविडेंसेस और क्लूज मिलते हैं इस फाइल के अंदर। हम आपको डिटेक्टिव बनने का इतना रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि ये फाइल बिल्कुल वैसी होती है जैसे एक असली डिटेक्टिव को मिलती है। इसके अंदर आपको मल्टीपल एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि जिस केस की मैं बात कर रही हूँ, द लॉस्ट टीचर, उसके अंदर एक टीचर, एक प्रोफेसर अपने ही कॉलेज से गायब हो गई थी। तो आपको उसका टाइम टेबल, फोरेंसिक रिपोर्ट, थंबप्रिंट एनालिसिस, यहाँ तक कि फोटो एविडेंसेस और पुलिस रिपोर्ट, पुलिस सस्पेक्ट की बातें,
उसके किए गए फोन से सारे कॉल्स की हिस्ट्री और जानकारी, पुलिस की एविडेंस कलेक्शन की रिपोर्ट, पुलिस के नोट्स, सब कुछ मिलता है। और आप एक डिटेक्टिव बन के अपने घर पे इन सब को पढ़ के एंजॉय करते हुए ये पता कर सकते हो कि उस टीचर के साथ, उस प्रोफेसर के साथ क्या हुआ, क्या वो जिंदा भी है या मर गई। ऐसे हम पे मल्टीपल केसेस है और सारे केसेस असली केसेस से, अनसॉल्व केसेस से जो आज तक डिटेक्टिव और पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई और लोगों को सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, उन पे बेस्ड है। अगर आप मल्टीपल केस खरीदते हो तो आपको ऑफर्स भी मिलते हैं। ऑर्डर करने का प्रोसेस भी बहुत ईजी है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए और आपको सारी जानकारी मिल जाती है। डिलीवरी एकदम फ्री है और 4 से 6 दिन में इंडिया में कहीं पे भी आ जाती है। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे है, जहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। बट अब केस पे वापस आते हैं। जैसे ही शेरी की आज़ादी छिनती है, वो अपने डिवोर्स के बाद अपने पेरेंट्स के घर आती है, वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती हैं। उन्हें आदत लग चुकी थी अय्याशी करने की और अब उनकी वो सारी आदतें छूट चुकी थी, क्योंकि उनके पिता उन्हें घर से सिर्फ 20 मिनट जाने देते थे। उस 20 मिनट में भी वो उन्हें कॉन्स्टेंट कॉल्स करते थे और ये पूछते रहते थे कि वो कब आएंगी, कहाँ हैं, क्या कर रही हैं। शेरी के पिता भी जानते थे कि उनकी बेटी के चाल चलन ठीक नहीं है, इसलिए वो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थे। एक बार तो शेरी के एक दोस्त ने ये बताया कि जब वो जा रहे थे तो उनको उसी गैस स्टेशन पे जहाँ पे शेरी ज़्यादातर हैंग आउट करती थी, शेरी की गाड़ी रुकी हुई मिलती है और शेरी अपनी गाड़ी को खोल के खड़ी हुई होती है। उनके दोस्त को लगता है कि शायद उनकी गाड़ी ख़राब हो गई होगी, तो वो उनकी गाड़ी के पास जाके रुकते हैं। कितने में वो देखते हैं कि शेरी चीखते चीखते बोल रही थी और अपने पापा को गलत चीज़ें कह रही थी और कह रही थी कि मेरे पिता ने GPS ट्रैकर मेरी गाड़ी में लगा रखा था। इससे साफ पता चलता था कि शेरी अपने पेरेंट्स पे और उनके पेरेंट्स शेरी पे बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। अगर मैं आपको शेरी के नेचर के बारे में बताऊंगी ना, तो आप खुद नहीं समझ पाओगे कि ये लड़की कैसी थी, क्या चाहती थी। क्योंकि जब पुलिस को पता चला कि शेरी तो जिंदा है और जब शेरी को पुलिस स्टेशन लाया गया, तो उनके हाव भाव से मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बिल्कुल भी अफेक्टेड है। इनफैक्ट पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि रोवन, जिसको अब तक वो समझ रहे थे कि सस्पेक्ट है और उन्होंने ही अपनी पत्नी को, एक्स वाइफ को मारा होगा, इनफैक्ट वो शेरी से पिटते थे, क्योंकि शेरी उनको पीटा करती थी। शेरी सिर्फ उनको नहीं, बल्कि शेरी उनके भाई को भी एक बार पीट चुकी थी और शेरी ने उनके भाई को मारने के लिए, यानी अपने पति के भाई को मारने के लिए लोगों को पैसे भी दे रखे थे। एक इंसान को शेरी ने अपने ब्रदर इन लॉ को मारने के लिए पैसे दिए थे और उस इंसान ने वो पैसे तो ले लिए पर भाई को भी नहीं मारा। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब ये बात बाहर निकली तो उस इंसान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि उस इंसान को किस बेस पे गिरफ्तार किया गया। उस इंसान को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने किसी चीज़ के पैसे लिए और सर्विस को फुलफिल नहीं करा, यानी उसने शेरी के ब्रदर इन लॉ को मारा नहीं। और उस इंसान पे टैक्स रिलेटेड भी कुछ धाराएं लगी थी, क्योंकि उसने पैसे तो ले लिए पर टैक्स नहीं भरा था। मतलब अगर आप सोचने जाओ तो ये थोड़ा फनी है कि उस इंसान को इसलिए जेल जाना पड़ गया क्योंकि उसने किसी को मारा नहीं। बट अगर आप इसको थोड़ा टेक्निकल तरीके से सोचो तो उस इंसान को पैसे ही नहीं लेने चाहिए थे। मतलब पॉइंट तो यही था कि आप किसी के हत्या के नाम के पैसे ही क्यों ले रहे हो। पर उस इंसान ने अपनी जस्टिफिकेशन में बोला कि उसे लगा था कि शेरी तो बेवकूफ़ है, तो हम मैं पैसे ले लेता हूँ। अब शेरी बेवकूफ़ क्यों है, इसका भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ आता है यहाँ पे। शेरी का जब IQ टेस्ट किया गया तो उनका IQ सिर्फ 86 था और जर्मनी में 85 से नीचे अगर किसी का भी IQ कम होता है, मतलब 85 से नीचे होता है, तो उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में या काफ़ी मेंटली स्टेबल या मेंटली डेवलप्ड नहीं मानते। तो मतलब ऐसा मान लो कि वो 1 नंबर से बच गई, ऐसा सिनेरियो था। कुछ लोगों ने तो शेरी को बॉर्डर लाइन रिटार्डेड भी कहा था। कमिंग बैक टू द केस, अब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि शेरी की गाड़ी में कौन मिला और ये शेरी जिंदा कैसे है। और जिंदा तो है चलो, पर शेरी अपने ही घर के ज़्यादा दूर नहीं, कहीं पास में ही मिली थी। जब एक आदमी ने कॉल पे पुलिस को बताया था कि उनको एक मरी हुई औरत अपने सामने चलती हुई दिख रही है। वो आदमी कहीं जा रहा था और उनको एक पिज़्ज़ेरिया के आगे शेरी दिखती है और उनको बिल्कुल समझ नहीं आता कि शेरी यहाँ कैसे हो सकती है, क्योंकि उनके ऊपर ही तो अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और हर जगह पे शेरी के हत्यारे को पकड़ा जा रहा था, उसकी खोज हो रही थी। तो शेरी यहाँ पे जिंदा कैसे है। तो जैसे ही उस इंसान ने शेरी को देखा, वो उसके पास गया और उससे बोला कि मतलब तुम ठीक कैसे हो, तुम तो मर चुकी थी ना। तो शेरी उसको बोल के मुझे भी ऐसा ही लगा, ऐसा बोल के वहाँ से भाग जाती है। बट एनीवेज पुलिस शेरी को पकड़ लेती है और अब होती है इन्वेस्टिगेशन चालू।
जैसे मैंने अब तक आपको शेरी का बिहेवियर बताया है या शेरी के पेरेंट्स का बिहेवियर बताया, एक बात तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है कि शेरी अपनी लाइफ में खुश नहीं थी और इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा करा जिसे सुन के आपको लगेगा कि आप किसी मूवी की कहानी सुन रहे हो। आपने ऐसी कई मूवीज़ देखी होगी या किताबें पढ़ी होगी जहाँ पे एक इंसान का लुक अलाइक होता है, यानी कि वो बिल्कुल सिमिलर लगता है। मान लो मेरा कोई लुक अलाइक है जो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। कई मूवीज़ में, कई किताबों में ऐसा दिखाते हैं कि ये लुक अलाइक जब आपको मिल जाता है, जैसे डॉपलगैंगर भी कहते हैं कुछ लोग, तो आपकी लाइफ बदल जाती है एंड मोस्ट केसेस में बुरे तरीके में बदलती है। क्योंकि मानो इतने सारी पॉपुलेशन में आपको एक ऐसा इंसान आपके घर के पास या जहाँ पे भी मिला है जो बिल्कुल आपके जैसा लगता है, और अगर कोई भी आप दोनों को साथ में खड़ा हुआ देख ले तो शायद पहचान भी नहीं सकता कि आप कौन है और आपका लुक लाइक कौन है। तो ये ऑफन टाइम्स पे एक बैड लक कंसिडर होता है। इन मूवीज़ और सीरीज़ में ज़्यादातर, जैसे मैंने बताया, कॉन्सेप्ट यही रहता है कि जो लुक लाइक होता है वो जो रियल कैरेक्टर होता है उसकी ज़िंदगी को छीनना चाहता है, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि रियल कैरेक्टर की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी हो। और ऐसा तो सभी कहते हैं कि हर इंसान की शक्ल के कम से कम 7 हम शक्ल तो होते ही हैं जो थोड़े थोड़े आपसे फीचर्स में या आपकी मतलब फेस स्ट्रक्चर में थोड़ा सिमिलर होते हैं। अब मानो अगर आपको एक ऐसा इंसान मिल जाए जो एकदम आपके जैसा लगता हो और आप ट्विन्स भी ना हो, फिर भी वो एकदम आइडेंटिकली आपके जैसा लगता हो, और अगर आपको ये मौका मिले कि आप उनसे दोस्ती कर सकते हो या 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए उनके साथ अपनी लाइफ को स्विच कर सकते हो, तो क्या आप ये मौका छोड़ दोगे? शेरी ये मौका नहीं ढूंढना चाहती थी और वो अपनी जिंदगी बदलने के लिए इसी मौके के तलाश में थी। शेरी अपने लुक अलाइक को ढूंढना चाहती थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो चाहती थी कि वो किसी और की जिंदगी को जाके उस इंसान के जैसे जिए या उस लुक अलाइक की पूरी जिंदगी को हड़प ले, पर वो इसलिए अपने लुक अलाइक को ढूंढना चाहती थी क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी शेरी के तौर पे ख़त्म करना चाहती थी। तो उनका ये प्लान था कि वो अपने जैसी दिखने वाली किसी लड़की को मार देंगी और ऐसा दिखाएंगी कि शेरी मर चुकी है और वो अपनी ऐसी झन्नुम भरी ज़िंदगी से दूर जा पाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि शेरी की ज़िंदगी कुछ बुरी थी। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होने का ये मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या वो आपकी लाइफ ख़राब करना चाहते हैं। अगर आप हरकतें ही शेरी जैसे करोगे फिर तो वो होंगे ही ना स्ट्रिक्ट। अगर आप हर रोज़ लड़कों के साथ बाहर गलत जगहों पे जाके हैंग आउट करोगे, अपने पति पे चीट करोगे, अपने पति से डिवोर्स लेके घर पे बैठ जाओगे, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो आएंगे ही ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ मतलब ऐसी ज़िंदगी जी पाओ जहाँ पे सिर्फ आप अय्याशी कर सको। हर इंसान पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अगर आप मैरिड हो तो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर आप बेटी हो तो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेटा हो तो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में कुछ भी ना करो, अपने आसपास के लोगों का पागल बनाओ, उनके पैसे खर्च करो, अय्याशियाँ करो, दारू पियो और बस एंजॉय करो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और अगर आप ऐसी लाइफ भी चाहते हो या कोई ऐसा लाइफ अपनी बनाता है तो पहले वो बहुत मेहनत करते हैं, कमाते हैं और एक तरीके से एंजॉय करते हैं। आप एक किसी की वाइफ होके उसे चीट करके अलग अलग आदमियों के साथ उससे ये बोल के कि आप उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो पर वो किसी और का है, फिर आप उसे डिवोर्स ले लो, आप उसे मार भी रहे हो, आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो। पर शेरी एग्जैक्टली वैसा ही कर रही थी। और जब उनके पिता ने डिवोर्स के बाद उनकी आज़ादी छीनी तो उनका ये प्लान था कि वो किसी और को मार के ये दिखाएंगी कि शेरी तो मर चुकी है और वो कहीं और जाके अय्याशियाँ करेंगी। अब मैं ऐसा नहीं कह सकती कि शेरी बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, क्योंकि उनका तो IQ भी बहुत ज़्यादा लो था, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने पूरी चीज़ प्लान करके इस जुर्म को अंजाम दिया हो, क्योंकि वो तो उस लड़की को मारने के बाद, वो जो लड़की थी जो अभी आपको आगे जाके पता चलेगा, उस लड़की को मारने के बाद वो उसी जगह पे हैंग आउट कर रही थी जहाँ पे वो पहले करती थी, उन्हीं लोगों से मिल रही थी जहाँ पे वो पहले मिलती थी जिन लोगों से। और वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि हर टाइम वहाँ पे अलग अलग लोग आते थे, पर एक दो कॉमन रहते थे, राइट। और कोई जाके ये बात पुलिस को बता पाता, उससे पहले पुलिस ने उन्हें खुद ही पकड़ लिया। मतलब कि उन्होंने एक लड़की की हत्या करी और हत्या करने के बाद अपने घर के आसपास ही, मतलब वो कहीं भागी भी नहीं, छुपी भी नहीं, अपने घर के आसपास ही घूम रही है, अपनी ही मतलब दोस्तों के पास जाके बैठ रही हैं, और मैं समझ भी नहीं पा रही कि वो क्या चाहती थी। अब क्योंकि आप ये तो समझ गए होंगे कि शेरी इतनी ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, तो उन्होंने एक लड़की की हत्या कैसे करी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि शेरी इस पूरे हत्याकांड में अकेली नहीं थी, उनके साथ एक और आदमी जुड़ा हुआ था। उस आदमी का नाम शकीर था।
अब तक आप सोचोगे अगर दो लोगों ने कोई जुर्म करा है तो मैं दोनों की बात क्यों नहीं कर रही, मैं शेरी की बात क्यों कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि शकीर का इस पूरे हादसे में कोई हाथ ही नहीं था। मतलब शकीर तो मेरे को लगता है शेरी से भी ज़्यादा बेवकूफ़ ही थे, क्योंकि वो दोनों कैसे मिले और शेरी का साथ देने के लिए शकीर कैसे रेडी हुए। आई डोंट थिंक कोई नॉर्मल बेवकूफ़ इंसान ही ऐसा करेगा, कोई समझदार इंसान तो नहीं करेगा, नहीं। क्योंकि शकीर इस पूरे केस में इन्वॉल्व कैसे हुए या उन्होंने शेरी की मदद करने के लिए हाँ क्यों कहा या वो क्यों कर रहे थे, इसको समझाना भी थोड़ा ऐसा समझाते हुए मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि इतना स्टूपिड चीज़ था। ये जुर्म करने से पहले जब शेरी इस चीज़ को समझना चाह रही थी, प्लान करना चाह रही थी कि वो कैसे किसी और लड़की को मार के खुद आज़ाद हो या किसी और को शेरी बना के दिखाएं या जो भी वो प्लान कर रही थी, उस वक्त वो ना अलग अलग जगहों पे जा रही थी, क्लब्स पे जा रही थी, ऐसी जगहों पे जा रही थी जहाँ पे यूजुअली लोग वहाँ पे पार्टीज़ करते थे, दारू पीते थे, हैंग आउट करते थे, नाचते गाते थे। वो वहाँ जाके बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके जाती थी और लड़कों के पास बैठती थी, उनके साथ ड्रिंक्स करती थी, थोड़े मज़े करती थी और फिर उनसे एक सवाल पूछती थी। वो पूछती थी, क्या आप मुझसे इतना प्यार करते हो या क्या आप मेरे साथ रहने के लिए क्या किसी को मार सकते हो। सोचो, बस इमेजिन करो कि आप एक क्लब में एंजॉय कर रहे हो, आप पूरे दिन रात थक के काम करके वीकेंड पे जा रहे हो क्लब में एंजॉय करने के लिए और एक लड़की, एक रैंडम लड़की आपके पास आती है, आपके साथ नाचती है, थोड़ा एंजॉय करती है और थोड़ी देर में पूछती है कि क्या आप मेरे लिए किसी की हत्या कर दोगे। तो आप कितना ज़्यादा फ्रीक आउट हो जाओगे। मतलब कोई अनजान इंसान आपसे पूछ रहा है कि क्या आप मेरे लिए किसी की हत्या कर दोगे, वो इंसान खुद में ही कितना बेवकूफ़ या ट्विस्टेड है और सामने वाले को कितना अनकंफर्टेबल कर रहा है। और वो क्या बोल के अनकंफर्टेबल कर रहा है, वो ये बोलती थी शेरी कि अगर मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊँ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए फ्री रहूँगी, अवेलेबल रहूँगी, तो क्या तुम मेरे लिए हत्या कर दोगे। मतलब शेरी समझती थी कि वो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल या खूबसूरत है कि एक आदमी अपनी पूरी लाइफ उनके लिए बर्बाद करने के लिए वो भी सिंगल मीटिंग पे रेडी हो जाएगा, जो कि खुद में ही दिखाता है कि शेरी दिमाग से इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। पर आप ये कह सकते हो कि शायद शेरी जैसे लोग दुनिया में और भी हैं, क्योंकि शेरी को अपने ही जैसा एक और आदमी मिलता है, शकीर, जो इस ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। जब शेरी शकीर से जाके कहती है कि क्या तुम मेरे लिए किसी की हत्या कर दोगे और उसके बदले मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, शकीर मान जाता है और शेरी और शकीर फ़ोन पे बातें करने लग जाते हैं और इस पूरे हत्या के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं, प्लान करने लग जाते हैं। जिस दिन उन्होंने ये करा था ना, उससे एक दिन पहले भी वो ये बात कर रहे थे कि वाओ कितना ज़्यादा एक्साइटिंग होगा कल का दिन। अब आप इस केस के दोनों कैरेक्टर्स को समझ चुके हैं, मगर इस केस की जो विक्टिम है, जो एक ऐसी लड़की है जो मतलब उन्हें पता ही नहीं था, जो अपनी लाइफ में सच में बहुत अच्छा कर रही थी, जिनसे उनकी लाइफ छीनी गई है वक्त से पहले और बहुत ही बुरे और फालतू और सेल्फिश रीजंस के लिए। अब मैं आपको उनके बारे में बताने वाली हूँ। खदीजा ना एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल थी। वो बहुत कुछ करना चाहती थी अपनी लाइफ के साथ। उनके गोल्स थे, उनके ऐसे गोल्स थे जो बस एक एम्बिशियस एस्पिरेशनल इंसान ही सोच सकता था। वो दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो वो इंटरप्रेटर बनना चाहती थी। वो किसी भी लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीख सकती थी। तो उनका गोल था कि वो थोड़े टाइम बाद जब उनके पास इनफ फाइनेंशियल सपोर्ट हो या राइट टाइम हो, वो एक इंटरप्रेटर की जॉब करें या अपना फ्यूचर उस करियर में सेटल करें। पर जब तक वो ये नहीं कर पा रही थी तब तक वो अलग अलग जॉब्स करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करती थी। वो ऐसा अपने मेकअप वीडियोस वगैरह और अपने लाइफस्टाइल को शो करते हुए वीडियोस भी डालती थी, जो काफ़ी अच्छी भी थी। अगर मैं आपको बताऊं कि खदीजा की अगर आप फ़ोटोज़ देखोगे तो आप देखते ही समझ सकते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। अगर आप उनका इंस्टाग्राम देखोगे, अगर आप उनके दोस्तों से बात करोगे तो आपको पता चलेगा वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, वो बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल थी। मतलब एक ऐसे इंसान ने जो शेरी जैसा हो, एक खदीजा जैसे इंसान को क्यों, मतलब अगर आप खदीजा और शेरी को कंपेयर करने जाओ ना तो वो बात है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वैसी वाली चीज़ है। पर शेरी के ट्विस्टेड दिमाग को ऐसा नहीं लगता था। शेरी जब अपना ये पूरा प्लान कर रही थी तो वो ऐसी लड़कियों की या एक ऐसी लड़की की तलाश में थी जो उनको लगता था कि उनकी जैसी लगती थी। तो शेरी ने ऐसी लड़कियों को 28-30 लड़कियों को मैसेज करा था इंस्टाग्राम पे जो उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल शेरी जैसी लगती थी। पर अगर जब इन्वेस्टिगेशन में उन लड़कियों के बारे में, उन लड़कियों के प्रोफाइल्स वगैरह देखे गए तो मुझे तो फ्रैंकली बिल्कुल नहीं लगता कि उनमें से एक भी लड़की शेरी जैसी लगती थी। और स्पेशली खदीजा, वो तो शेरी से मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वो कहीं से कहीं तक शेरी के जैसे नहीं लगती। बट फिर भी जो शेरी ने अपनी लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट के हिसाब से खदीजा के भी ब्राउनिश हेयर थे, डार्क हेयर थे,
उनका स्किन टोन और उनकी हाइट सब कुछ मैच करती थी। तो शेरी ने उनको बहुत लड़कियों के साथ मैसेज करा। 28 से 30 लड़कियों को जब शेरी ने मैसेज करा तो उनमें से काफ़ी लोगों ने उन्हें इग्नोर कर दिया, रिप्लाई नहीं करा। बट खरीशा ने, जो कि इन्फ्लुएंसर थी सॉर्ट ऑफ, वो पोस्ट करती थी, उन्होंने शेरी को रिप्लाई कर दिया, क्योंकि शेरी ने उन्हें ये मैसेज लिखा था कि वो खरीशा का एक म्यूज़िक वीडियो करवाना चाहती हैं एक बहुत बड़ी सिंगर के साथ। अब ऐसी अपॉर्चुनिटी, जैसे मैं भी इंस्टा पे कंटेंट बनाती हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे अनजान लोग मैसेज करते हैं और वो अनजान लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, यूज़र नेम होते हैं, आईडीज़ होते हैं। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं या एजेंसी से रीच आउट करते हैं, कुछ लोगों के 0 फॉलोअर्स होते हैं, कुछ लोगों की खुद की पर्सनल आईडीज़ होती है। तो बिकॉज ये हमारा काम है, ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, तो हमें तो सबको रिस्पॉन्स देना पड़ता ही है कि अच्छा ये है। बट जैसे मैं काफ़ी केयरफुली रिस्पॉन्स देती हूँ, पूरी प्रोफाइल को एनालाइज करके, खुद का नंबर ना दे के टीम का नंबर देते हैं, कुछ सिलेक्टेड नंबर्स हैं हमारे पास जो इसी काम के लिए हैं, या कुछ आईडीज़ हैं, ये एक प्रोसेस होता है। बट बिकॉज आई थिंक खरीशा ने भी ऐसा करा था और उन्होंने भी बहुत स्मार्ट चीज़ करी थी जो आपको आगे जाके पता चलेगी। बट ये सब चीज़ें ऑफकोर्स शेरी को तो नहीं पता थी, तो इसलिए शेरी ने बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से खरीशा को फंसाने की कोशिश करी। पहले तो शेरी खरीशा को नॉर्मल डीएम करती हैं कि म्यूज़िक वीडियो के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है, यू आर वेरी कैरिस्मेटिक और आप बहुत सुंदर हो और आपका हम एक सिंगर के साथ म्यूज़िक वीडियो करा देंगे। तो खरीशा को इस चीज़ पे शक तो हो जाता है, क्योंकि शेरी जिस आईडी से उन्हें मैसेज कर रही होती है उस पर कोई फॉलोअर्स नहीं होते, कोई डीपी नहीं होती, सब कुछ काफ़ी सस्पिशियस लगता है। तो वो पर फिर भी रिप्लाई देती है और पूछती है कि किस सिंगर के साथ। तो जब खरीशा शेरी से सवाल पूछती हैं तो शेरी ऐसे ही एक सिंगर का नाम ले देती है, लून, कि हम आपका लून के साथ म्यूजिक वीडियो कराएंगे। अब बिकॉज खरीशा काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी तो वो डायरेक्टली लून को टेक्स्ट करती हैं और बताती हैं कि मुझे ऐसे ऐसे एक म्यूज़िक वीडियो का ऑफर आया और वो कह रहे हैं आपके साथ है, इज़ इट ट्रू? मैं थोड़ा सस्पिशियस हूँ, आईडी थोड़ी ज़्यादा ऐसा लेजिटमेट नहीं लग रही, तो क्या करना चाहिए। लून खरीशा को बताती हैं कि इट इज़ फेक और उनकी ऐसी कोई म्यूज़िक वीडियो नहीं आने वाली है एंड ये सब। तो खरीशा शेरी का जो आईडी होता है जिससे उन्हें टेक्स्ट आया होता है उस पर रिप्लाई देना बंद कर देती हैं। शेरी यहाँ पे एक दूसरा तरीका लगाती हैं और दोबारा से उन्हें एक दूसरी आईडी से एक प्रमोशन के लिए रीच आउट करती हैं और इस बार वो एक नए तरीके से उन्हें अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करती हैं। इस बार शेरी ये मैसेज लिखती हैं खरीशा को कि एक लेज़र ट्रीटमेंट होता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं वो लेज़र ट्रीटमेंट आपको फ्री में दे दूँगी बिकॉज मेरा एक सैलून है और मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ जाके बस स्टोरीज पोस्ट कर दो। और वैसे उस लेज़र ट्रीटमेंट के एक सेशन ही बहुत एक्सपेंसिव है, तो आपको तो 4-6 एकदम फ्री सेशंस मिल जाएंगे। तो आप यहाँ आओ, आप लेज़र ट्रीटमेंट करवाओ और आप घर चले जाओ और सिर्फ 2-3 स्टोरीज पोस्ट कर देना, एक रील बना देना एंड ये बाटर कोलैब हम कर सकते हैं। अब खरीशा यहाँ पे भी सस्पिशियस हो सकती थी पर वो एक बहुत बड़े रीज़न की वजह से नहीं हुई। इस बार जो शेरी ने सैलून का एड्रेस दिया था, नाम दिया था, वो सब लेजिटमेट था। अब आप सोचोगे कि शेरी ऐसे ही किसी सैलून का नाम उन्हें देगी तो ऑफकोर्स खरीशा बच जाएगी या बाद में वहाँ जाके कैसे वो शेरी से मिली एंड ऑल ऑफ दैट। पर शेरी ने उन्हें जिस सैलून का नाम दिया था ना वो उनके एक्स हस्बैंड रोवन का होता है, जिसे वो खुद का भी समझती थी फॉर आई डोंट नो व्हाट रीजंस। और क्योंकि रोवन ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं, एस्टैब्लिश बिजनेस होता है, तो इस बार जब खरीशा इन्फॉर्मेशन निकालती है या रिसर्च करने की कोशिश करती है तो सब कुछ चेकआउट होता है। इनफैक्ट शेरी तो उनको ये फैसिलिटी भी देती है कि आपका जो घर है वो इस सैलून से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो मैं आपको पिकअप करने आती हूँ, आपको लेके जाऊँगी सैलून पे एंड देन आपको पूरा लेज़र ट्रीटमेंट करके आपको वापस आपके घर छोड़ दूँगी। तो खरीशा को लगता है कि मे बी उनको, क्योंकि वो एक अच्छे खासे फॉलो अकाउंट पे है या सॉर्ट ऑफ वो नोन है या जो भी, उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल रहा है और अब तो उन्होंने सब चेक भी कर लिया था, सब वेरीफाइड भी था, तो खरीशा इस ऑफर के लिए मान जाती हैं। सैडली खरीशा इस पॉइंट पे अगर थोड़ा सा और सस्पिशियस हो जाती तो मे बी शायद आज वो हमारे साथ होती, मतलब शायद आज वो जिंदा होती। बट उस वक्त उन्होंने इस बात को, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से सारे चेक्स करे थे, सब कुछ वेरीफाइड था, तो इसलिए वो जब शेरी उन्हें लेने आई, उन लोगों ने एक डेट फिक्स करी, टाइम फिक्स करा, तो जब शेरी उन्हें लेने आई तो वो उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। पर शेरी उन्हें अकेले लेने नहीं आई थी, शेरी और शकीर दोनों उस गाड़ी में मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेजेस में भी दिखता है कि शेरी और शकीर खरीशा को लेके रूट पे जा रहे हैं और दिख रहा है कि शेरी ड्राइव करी है और शकीर उनके साइड में बैठे हैं और पीछे कहीं खरीशा भी बैठी है।
अब मुझे क्या लगता है कि शेरी के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि वाओ मैं कितनी स्मार्ट हूँ, अब मैं यहाँ पे से रोवन के सैलून के पास लेके जाऊँगी, वहाँ पे मार देंगे हम इसे, गाड़ी भी मेरी है एंड ये मेरे जैसे लगती भी है, और क्योंकि ये सैलून रोवन का है और मैं अपने घर पे भी उसका नाम लेके आ रही हूँ, तो सबका शक रोवन पे जाएगा, जो एक्चुअली में सच भी हुआ था कुछ स्टार्टिंग के घंटों में। पर शेरी के दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि अगर पुलिस को किसी की भी लाश मिलती है तो ऐसे ही नहीं, वो अगर आप उसका फेस पूरा ताड़ भी कर दो, डिस्ट्रॉय भी कर दो, तब भी वो ऐसे ही नहीं बता देती कि हाँ ये शेरी है। वो पूरा डीएनए टेस्टिंग करेंगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगी, पूरे प्रोसेस से काम होगा, और जैसे ही वो डीएनए टेस्टिंग होगी तब तो वो पकड़ी जाएंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स शेरी अगर इतनी भी गलती सोच सकती हैं कि चलो ये मेरे जैसी लगती है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो डीएनए रिपोर्ट्स भी सेम आए। तो शेरी का ये जो भी प्लान था ना वो बिल्कुल भी वेल थॉट नहीं था, और वो और शकीर का जो माइंडसेट था, जो उनका दिमाग था, वो उनके प्लान में ही साफ साफ पता चल रहा है। शेरी और शकीर खदीजा को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रूट होता है, एक ऐसी जगह पे लेके जाते हैं बीच में जो थोड़ा अबैंडन्ड होती है, और शेरी खदीजा को बोलती है कि मुझे आगे का साइन समझ नहीं आ रहा, मैं भटक गई हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, वट, और वो कैसे तैसे खदीजा को गाड़ी से बाहर ले आती हैं। जैसे ही वो खदीजा को गाड़ी से बाहर लाती हैं, शकीर खदीजा पे हमले करने लग जाता है, और वो उनको इतना ज़्यादा चाकू से मारता है कि उनकी मौत हो जाती है। और जब वो मर जाती हैं तो उन्हें गाड़ी के पीछे वाली सीट पे डाल के वो दोनों ड्राइव करके रोवन के घर के पास आ जाते हैं, अपना पूरा प्लान एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं। ये सब ना बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि शेरी ने मारा है और शेरी और शकीर की साजिश थी, बट ये क्लियर नहीं होता कि वो उनका एंड गोल क्या था। एक तो आपको लग रहा है चलो वो आपकी लुक अलाइक थी तो आपने उसे मार के अपनी गाड़ी में कर दिया अपने एक्स हस्बैंड को फ्रेम करने के लिए, व्हाटएवर, पर जब पुलिस उसकी इंस्पेक्शन करती, डीएनए रिपोर्ट होती, तब आप क्या करते? चलो वो भी छोड़ो, अगर आपका प्लान था कि आप मार देते और आप भाग जाते, अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए चले जाते दोनों, तो आप दोनों भागे भी नहीं। आप दोनों उसी जगह के पास जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपके दोस्त घूमते हैं, जहाँ पे आपके पेरेंट्स भी आपको देख सकते हैं शेरी के, ऑफ कोर्स, वहीं पे घूम रहे हो, वहीं पे हैंग आउट कर रहे हो, भाग भी नहीं रहे, और ऐसा भी नहीं छुप छुप के जी रहे हो, खुले में जाके पिज़्ज़ेरिया में पिज़्ज़ा खा रहे हो। मतलब क्या प्लान था, किसी को समझ नहीं आया। इन्वेस्टिगेटर्स, लोग, यहाँ तक कि खदीजा के खुद के पेरेंट्स भी नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी बेटी की जान गई तो गई क्यों। मतलब एक रीज़न तो, मतलब अगर किसी के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा होता है तो वो उस चीज़ को कैसे तो जस्टिफाई करके खुद के दिमाग को शांति देने की थोड़ी बहुत तो कोशिश करता है, पर यहाँ पे तो शेरी जितनी भी हरकतें कर रही थी, कोई अपने दिमाग को शांति दे ही नहीं पा रहा था, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था शेरी ने करा क्यों। ना वो भागी, ना उन्होंने इसे ढंग से प्लान करा, ना उनका कोई मोटिव था, कुछ भी नहीं था, और ना ही वो खदीजा को जानती थी। मतलब एकदम अननोन इंसान को उन्होंने ऐसे क्यों मारा। अब क्या होता है, मैं भी इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि कुछ चीज़ें जिनका कुछ सेंस नहीं बना सकते, क्योंकि वो चीज़ें साइंस के परे होती हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग के परे होती है। और थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्टिगेटर्स को और लोगों को यही लगा था, क्योंकि गाड़ी में, जो शेरी की गाड़ी थी, जब उसकी पूरी जांच पड़ताल हुई, जब उसकी पूरी छानबीन हुई, तो गाड़ी की डिक्की में 2 पेपर्स मिले थे। एक पेपर था जो ट्रायंगल शेप में था और एक पेपर था जो रेक्टेंगल शेप में था। उन दोनों पेपर्स पे ही कुछ अजीब सी भाषा में लिखा हुआ था। ये केस जर्मनी का है, बट ये वहाँ की भी कोई लोकल लैंग्वेज नहीं है, कुछ इंग्लिश भी नहीं है, कोई ऐसी भाषा नहीं है जो कोई भी पढ़ या समझ पा रहा था। बहुत जिब्रिश भाषा में उन दोनों पेजेस पे कुछ लिखा हुआ था, और उनमें से एक पेज पे शेरी और रोवन की एक फ़ोटो चिपकी हुई थी। जब ये इन्फॉर्मेशन बाहर आई ना, तो सबको लगा कि मे बी शेरी काले जादू का इस्तेमाल करी थी रोवन को वापस अपने पास लाने के लिए, और शायद अपने काले जादू की इस क्रिया में या काले जादू के प्रोसेस में उन्हें किसी की बलि देनी थी, और इसलिए उन्होंने खदीजा को चुना, क्योंकि उनके दिमाग में वो उनके जैसी लग रही थी, या जो भी उनको लगा कि शायद खदीजा ने रिप्लाई दे दिया या व्हाटएवर, और इसलिए उन्होंने खदीजा को मारा सो दैट वो रोवन के साथ वापस जा सके। पुलिस ये भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि किस इंसान ने वो जिब्रिश लैंग्वेज में लिखा था और वो फोटोज चिपकाई थी। तब जाके पुलिस एक ऐसे रिलीजियस लीडर को जाके ट्रैक डाउन करते हैं जो बाद में कोर्ट में आके ये बोलता है कि मैं तो अनपढ़ हूँ और मेरा तो मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं कुछ ऐसा कुछ जादू वादू कर सकता हूँ या कुछ, बट मैं टैलिस्मान्स बनाता हूँ। यानी कि हर रिलीजन में या हर कल्चर में कुछ कुछ बिलीव्स होते हैं ना, कि आप अपने आप को बैड ओमेन से बचाने के लिए या अपनी प्रॉब्लम्स को स्पिरिचुअली ठीक करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हो। वैसे ही कुछ कल्चर्स में टैलिस्मान्स को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे पेपर्स पे या क्लॉथ पे कुछ
मंत्र चैंटिंग्स लिखी जाती हैं, ज़्यादातर गुड लक के लिए या बैड लक को दूर करने के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए। पर जब उस इंसान को उस आदमी को लाया जाता है तो वो तो ये कन्फेस करता है, अरे मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे ऐसे ही रैंडमली मेरी इसने बोला मैंने कर दिया। मतलब वो ये बोलते हैं कि हाँ मैं ये सब चीज़ें तो करता ही हूँ, बट ऐसे कोई लेजिट इंसान नहीं थे, लेजिट रिलीजियस लीडर नहीं थे। वो जस्ट अपना बस कुछ कमाने के लिए ऐसा चीज़ें करते थे उन लोगों पे जो शहरी जैसे थे, जो किसी भी चीज़ पे यकीन कर लेते थे। क्योंकि वो इंसान को जब बोला जाता है कि आप इसे पढ़ के बताओ क्या इसका क्या मतलब है, वो पढ़ ही नहीं पाता, वो तो कुछ भी लिख के चला गया था क्योंकि उनको तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। पर शहरी ये भी नहीं पता कर पाई, मतलब वो एट रैंडम किसी के पास गई, उन्होंने जो कहा उन्होंने मान लिया, मतलब पता नहीं। ये एंगल ना कभी भी इस वे से नहीं सॉल्व हो पाया कि शहरी का एग्जैक्ट रीज़न क्या था, कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। कुछ लोग इसे ब्लैक मैजिक की तरफ डाइवर्ट करते हैं क्योंकि ये पेपर्स मिले, तैलिस्मान्स मिले और वो फ़ोटो मिली। कुछ लोग इसे डॉपलगैंगर केस कहते हैं क्योंकि वो अपने लुक अलाइक से अपनी लाइफ को स्वैप करना चाहती थी। मैं पर्सनली मानती हूँ कि ये केस शेयर स्टुपिडिटी का था। इस केस का ना तो कोई मोटिव था, ना तो कोई सर पैर था, ना ही शेरी को पता था वो क्या कर रही है। मुझे लगता है कि शेरी अपनी लाइफ से इतनी ज़्यादा नाखुश थी, वो अपनी लाइफ को एक तरीके से देखती थी जहाँ वो एक लाविश लाइफस्टाइल कर रही हैं, अय्याशियाँ कर रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, पर उसके लिए वो कुछ काम नहीं करना चाहती थी। उनके पास कोई डायरेक्शंस नहीं थे, उनके पास अक्ल नहीं थी एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उन्होंने बस कुछ मूवीज़ देखी, कुछ सीन्स देखे, कुछ सीरीज़ देखी, वहाँ से थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन ले ली कि चलो मैं ऐसा करती हूँ ऐसा करती हूँ, और उन्होंने एक जुर्म को आगे कर दिया, उन्होंने एक जुर्म कर लिया बस। और इस प्रोसेस में उन्हें अपने ही जैसा एक और आदमी मिल गया जिसका नाम शकीर था, जिसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। शेरी के पास बस एक रीज़न था कि उनको अपनी लाइफ चाहिए, जो भी वो नहीं ले पाई, और शकीर के पास सिर्फ स्ट्रेंथ थी, इसलिए उन्होंने कदीशा को मार दिया। मुझे नहीं लगता कि इस केस को कोई भी इंसान ऐसे बता सकता है कि क्यों करा गया है। आई जस्ट थिंक शेरी वॉज अ स्टूपिड पर्सन, जानती ही नहीं थी कि वो क्या कर रही हैं, और पता नहीं किस चीज़ से, बट वो बहुत इंस्पायर्ड थी। और उन्होंने सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में एक लड़की की जिसका इतना अच्छा फ्यूचर हो सकता है, जिनकी लाइफ इतनी अच्छी टर्न आउट हो सकती थी, उनकी जान ले ली। ऐसे केसेस को बताते वक्त, सुनते वक्त ना, सामने वाला जो सुन रहा है या बता रहा है वही इतने गुस्से में आ जाता है, क्योंकि किसी और की बेवकूफ़ी की वजह से क्या हो गया, कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो गई, कदीशा की, उनके पेरेंट्स की, उनके दोस्तों को सदमा लग गया, मतलब क्या कुछ हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लड़की को जाके अय्याशी करनी थी। मतलब आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते, अगर आप इतना ही मर रहे थे उस लाइफस्टाइल के लिए तो आप कन्विंस कर लेते ना। आप अपने पेरेंट्स को, आपकी उम्र ही क्या थी, आप 21-22 साल के थे, आप कन्विंस कर लेते, आप थोड़े साल रुक जाते, आप कुछ जॉब कर लेते, अपने पेरेंट्स को प्रूव करते कि आप उस काबिल हो कि आपको बाहर भेजा जाए, तो आप कर लेते। खैर एनीवेज, ये केस मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, बिकॉज जितने भी आप यूजुअली आप केसेस देखते हो, ऐसा मैं नहीं कह रही कि अगर आपके पास कोई मोटिव है तो वो आपके एक्शंस को जस्टिफाई कर देता है या आपको सही कर देता है, या अगर आपके पास कोई मोटिव है या कोई रीज़न है तो वो आपके क्राइम को किसी 1% या 0.01% से भी कम कर देता है, या आपको एक अच्छा इंसान बना देता है। बट एटलीस्ट सुनने वाले को, पढ़ने वाले को समझ तो आता है कि आपने क्यों करा। एटलीस्ट आपके खुद के दिमाग में एक प्लान तो था कि चलो ये कर दिया। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपने सुबह उठ के सोचा आज मैं किसी को मारूंगा और मार दिया। ये केस जो मैंने आपको बताया वो शर्बन ए.के. शेरी का था। एंड ऐसे ही दुनिया भर में इतने ज़्यादा केसेस हैं। ये वाला तो मतलब लोगों ने, पुलिस ने पकड़ लिया कि किसने करा नहीं करा, बट ऐसे बहुत ज़्यादा अनसॉल्व्ड केसेस भी हैं। अगर आप वो चाहें तो, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप इट्स कॉन्फिडेंशियल से जाके ऐसे अनसॉल्व्ड केसेस को खरीद सकते हैं जो ट्रू केसेस पे बेस्ड है और आपको डिटेक्टिव बनने का फील देते हैं। अगर आपको ऐसे इन्वेस्टिगेशन सुनना, पढ़ना, देखना पसंद है तो दिस गेम इज़ द बेस्ट फॉर यू। आप अपने डेट नाइट्स पे, गेम नाइट्स पे, दोस्तों के साथ, अकेले, हर जगह इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी डूम स्क्रॉलिंग कम हो जाएगी, आपका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा और आपका IQ भी धीरे धीरे एनहांस होगा। क्योंकि जब आप लगातार ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो जहाँ पे आपका ब्रेन आप फोर्स करते हो कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे और एक एक्टिविटी हो, तो आपका IQ ऑफ कोर्स उस पर इम्पैक्ट आता है, स्ट्रॉन्ग होता है, एनहांस होता है।
और कल को दुनिया में तो क्राइम होते ही रहेंगे, पर अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ करोगे तो हो सकता है कि आप उन क्राइम्स के साइंस को पहचानना सीख जाओ और खुद उन क्राइम से बच जाओ। वेबसाइट के लिंक के लिए और ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। थैंक यू सो मच इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। अगर आपको ऐसे केसेस में, ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है, अगर आप ऐसी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जो मैंने अभी बनाया है डॉक्टर क्राइम के नाम से, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ पे बहुत रेगुलरली वीडियोस लाएंगे, सारी वीडियोस क्राइम केसेस पे बेस्ड होगी। पर अगर आप मुझे पहले से जानते हैं या अगर आप मेरी हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप मेरे मुस्कान नरेट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।